दर्द हल्का है तो गोली ली जा सकती है, दर्द अगर तेज है तो डॉक्टर पे जाना होगा। दर्द बीमारी नहीं, लक्षण है कि शरीर में कहीं ना कहीं विकार है। इसी तरीके से आत्महत्याएं समाज का विकार है और समाज में विकार दूर करेंगे तभी आत्महत्याएं दूर होंगी। दुनिया में विगत वर्ष 8 लाख लोगों ने आत्महत्या की है। भारत में देखें तो 1.5 लाख से अधिक लोगों ने आत्महत्या की। आत्महत्या में भारत शीर्ष पर है। इसके बाद चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया आदि देश आते हैं। आत्महत्या के कारणों को देखने से हमें सारी बात समझ में आ जाती है। अगर हम कारण देखें तो घरेलू हिंसा में सबसे ज़्यादा आत्महत्या लोग कर रहे हैं घरेलू हिंसा के कारण, और ये प्रतिशत करीब 32% से अधिक है। मैं इनका अभी सिलसिलेवार इन सबके ऊपर चर्चा करूंगा। मैं थोड़ा बता देता हूं। असाध्य बीमारी, पढ़ाई, नशीली ड्रग, विवाह के बाद के संबंध, प्रेम प्रसंग में असफलता, परीक्षाओं में फेल हो जाना, कैरियर की बर्बादी का अंदेशा हो जाना या संपत्ति विवाद, इस तरीके से ग्रेजुअली नीचे की ओर आते हैं। और इन कारणों पर यदि हम देखें तो हमें महसूस होगा कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से ठोस, जिसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस का कमी तो है ही, परंतु इस कॉन्फिडेंस की कमी में समाज का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। परिवार का हाथ रहा है, समाज का रहा है और सरकारी नीतियों का भी हाथ रहा है। अब आप घरेलू हिंसा की तरफ देखिए। घरेलू हिंसा में क्या होता है, घरेलू विवादों में क्या होता है। हिंसा नहीं, घरेलू में विवादों की बात भी आए तो घरेलू विवादों में क्या होता है कि हम अक्सर परिवार के सदस्यों पर ताने कस दिया करते हैं और ये ताने चुभ जाते हैं। ताने क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मालूम नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई आपके एक निर्धारित मापदंड के अनुसार परिवार का सदस्य, समाज का सदस्य कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, परिणाम नहीं दे पा रहा है, उसका व्यवहार आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो इसकी काउंसलिंग हो सकती है, बैठ के बातचीत हो सकती है, काउंसलिंग हो सकती है। उसके अंदर जो डिप्रेशन आ रहा है, उस डिप्रेशन को क्यों फील कर रहा है, डिप्रेशन फील करने का जो वास्तविक कारण अगर आप देखें तो डिप्रेशन, जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है वो पीड़ित नहीं है। डिप्रेशन इसलिए है कि उस बीमारी को लेकर वो समाज के सामने कैसे जाए, और समाज कहे कि नहीं मैं स्वीकार करता हूं, तो फिर डिप्रेशन कहाँ रह जाता है। असाध्य बीमारी क्या है कि हम किसी को चिकित्सा उपलब्ध नहीं करा पा रहे। बीमारी असाध्य हो सकती है परंतु उसको एक लेवल तक चिकित्सा देना। असाध्य बीमारी में 2 तरह के होते हैं कि आदमी के पास उतना खर्च करने के लिए धन नहीं है जितना बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकता है, इसलिए सोचता है कि इस तरीके से बिस्तर पर लेटे लेटे पड़े रहने का लाभ क्या है। दूसरा, हम उसको उचित इलाज नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो ये कमी समाज की है, सरकार की। हमारी संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क इलाज मिलेगा। यदि इलाज की हम स्तर को सुधारेंगे तो इस तरफ भी हमारी आत्महत्याओं की दर भी कम होगी और जो मरीज है उसमें विश्वास भी आएगा। नशीली ड्रग ये बहुत बड़ा डिस्कशन का बिंदु है। दरअसल होता क्या है, नशीली ड्रग्स के मामले में जो बच्चा ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहा है उसको पकड़ने की कोशिश होती है, कोशिश होनी चाहिए जो सप्लाई कर रहा है। यदि सोर्स को हम बंद कर देते हैं तो विकार स्वयं बंद हो जाता है। परंतु हमारे सरकारी विभाग, मैं किसी की आलोचना की बात नहीं कर रहा, नियति ये रहती है कि हम किसी तरीके से चोर को दबोच लें, चोरी हो और हम चोर को दबोच लें, या अपराध हो और हम अपराधी को दबोच लें। हम ये कोशिश क्यों नहीं करते? क्रिमिनोलॉजी का पहला पार्ट है कि हम ये कोशिश क्यों नहीं करते कि किसी को अपराधी न बनने दिया जाए। लोग कहेंगे कि ये कुछ गहराई की बातें, गहराई की बातें करने के लिए ही समाज है। समाज की सभ्यता जितनी आगे बढ़ती जाएगी बातें उतनी ही गहरी होती चली जाएंगी। विवाह के बाद के संबंध, विवाह के बाद के संबंधों में कई तरह के विवाद उठते हैं। कुछ बातें हैं, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में तो दूसरे वीडियो में बताऊंगा। विवाह के बाद के संबंधों में, विवाह होने के बाद पत्नी को पति का घर नहीं सुहाया, या पति को पत्नी का व्यवहार नहीं सुहाया, या ससुराल के अन्य लोगों को बहू अच्छी नहीं लगी,
तो इसमें भी सामाजिक उत्तरदायित्व को यदि निभाया जाए और हम एक प्रकार की काउंसलिंग करें, और काउंसलिंग किस प्रकार की हो? काउंसलिंग होती है कि जहाँ इस काउंसलिंग में सीधा सा व्यवहार है कि बहू को बेटी की तरह रखें और बहू के पियर वाले ससुराल से भी अनएक्सपेक्टेड इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ना कहें, और ससुराल के दोषों को ढूंढ ढूंढ के अपनी बेटी को गिनाएं, तो यहाँ से भी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। पूरा मैटर है कि संवाद हो और संवाद से समस्या के समाधान तक आए। प्रेम प्रसंग है, प्रेम प्रसंग एक सीधा सा एक नौजवान दिलों की उमंग होती है, प्रेम हो गया, प्रेम में क्योंकि हम लोगों के रहा है कि हमारे साहित्य ने, हमारे सिनेमा ने, हमारे समाज ने दिखाया है कि साहब दिल टूट गया, दिल टूटने के बाद वो आपने अपनी ज़िंदगी को एक बोझ की तरह जीने लगा। अब नया सिलसिला शुरू हो गया है, जो मोटिवेशनल स्पीचेज होती हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल टूट गया। और अभी तो मैंने बहुत नामी गुरुजी हैं, उन्होंने एक बात कही, मुझे बड़ी पसंद आई कि जब एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि दिल टूट गया तो मैं क्या करूं, तो गुरुजी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि यू आर सो लकी कि आपका दिल टूट गया। आपका दिल टूट गया तो अब वहाँ से मन हटाकर आप क्रियाशीलता पे दूसरी जगह मन लगाओ, आप आगे जाके विकास करेंगे, महान बनेंगे। आप भी महान बन सकते हो सकता है कि जिसने आपका दिल तोड़ा आपके घर में आती तो न जाने और क्या क्या टूटता। तो एक महज है, इसको मजाक में नहीं लेने की बात है, एक महज एक शिक्षा के तौर पर मैंने एक उदाहरण दिया। इस उदाहरण का मतलब उनके शब्दों से चिपकना नहीं है। एक कारण जो हमारे समाज में और है, जिस पर मैं खास तौर से आज का वीडियो उस पर चर्चा करने के लिए, वो है कर्जा। अब कर्जे में ना तो आदमी कमजोर है, ना किसी के साथ उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ है, केवल इतना हुआ है कि किसान ने अपने बीज के लिए, खाद के लिए कर्जा लिया, वित्तीय संस्था से लिया या महाजन से लिया, और फसल ठीक नहीं हो पाई, मौसम की खराबी थी या कोई और बात थी, फसल नहीं हो पाई, किसान का पैसा नहीं मिला, किसान को सही दाम नहीं मिले, उसको मुनाफा नहीं हुआ और वो कर्जे को रीपे नहीं कर पा रहा है। और जब प्रेशर पड़ता है वित्तीय संस्था का, और ख़ास तौर से जब व्यक्तिगत महाजनों का प्रेशर जब पड़ता है, तो किसान आखिरी में जब मजबूर हो जाता है तो कहने लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। हालांकि ये बात हमें समाज को बतानी है कि उनके आत्महत्या कर लेने से वो तो चला गया, किंतु पूरे परिवार को एक बहुत बड़ा बोझ दे गया, साथ साथ जीविका के साधनों से परिवार को विरक्त कर गया। ये भी है। और ये कर्जे की बात किसानों तक ही शामिल नहीं है, ये कर्जे की बात व्यापारियों में भी है। मैंने एक उदाहरण देखा था, एक व्यापारी कर्जे से पूरे परिवार के साथ उसने आत्महत्या की। रिश्तेदार सब इकट्ठे हुए, चर्चा क्या हो रही थी वहां पे कि जितना इसके ऊपर कर्जा था उससे कहीं ज़्यादा कीमत का इसका मकान था, और यदि उसके मित्र रिश्तेदार उसको सलाह देते, समझदारी से बात करते, तो मकान बेचकर कर्जा पूरा हो जाता और इतने पैसे भी बच सकते थे कि वो दोबारा से व्यापार शुरू कर देता, परंतु ऐसा नहीं हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। तो ये सामाजिक जिम्मेदारी है। दूसरा, किसी का व्यापार हो सकता है किसी कारण से फेल हो गया हो, कुछ और बातें रही हो, क्योंकि आजकल एक फैशन हो गया है बात करने का, और ट्रेंड बन गया है लोगों का कि आप बैंक का अगर हजारों करोड़ रुपया नहीं चुकाते हैं तो आप बड़े आदमी हैं, और अगर आप छोटे कर्जेदार हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ये मैं शब्दों में इंगित कर रहा हूँ, मैं हर बात को खोल के जितना कह पाता हूँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु बात को समझने की बात है कि छोटा व्यक्ति, ये कर्जे से जितनी भी मौतें हो रही हैं छोटे व्यक्तियों की हो रही हैं मौतें। तो ये कर्जे के प्रति जो हमारी भावना है, ये भावना परिवर्तित होनी चाहिए, और भावना समाज से परिवर्तित नहीं होगी, ये सरकार को इस मामले में देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ पुनर्गठन का एक क्लॉज है बैंकों में, बड़े बड़े पार्टियां दिवालियां हो जाती हैं तो पुनर्गठन के अंतर्गत उनको सहारा दिया जाता है। वित्तीय संस्थाओं ने हजारों करोड़ रुपए का व्यक्तिगत तौर से लोगों का माफ़ किया है कर्जा, परंतु मुझे ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला जहां पर लाख, 2 लाख, 1 करोड़ वाले का कर्जा बैंक ने माफ़ किया। हमें समझना चाहिए, कारण ढूंढने चाहिए। इसके बाद में इम्तहान में फ़ेल होने की बात आती है। इम्तहान में फ़ेल होने के बाद बच्चा
क्यों आत्महत्या करेगा, इसका कारण ज़रा देखिए। इम्तिहान में फेल बहुत लोग होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, और फेल होने वाले ऐसा नहीं कि जब फेल हो गया उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। कई लोग हैं जो इम्तिहान में फेल हुए। हम पढ़ते हैं, यूट्यूब पे आप जाइए, खोजिएगा कि ये बालक इंटर में फेल हुआ, नहीं पढ़ पा रहा था, वो आईपीएस क्लियर कर लिया। फेल होना कोई पाप नहीं है, फेल होने से रोका जाए, रोकिए। फेल होना अच्छी बात नहीं है, पर फेल होना पाप भी नहीं है। फेल होने पर आत्महत्या की तरफ कब जाता है बच्चा? जब परिवार वाले उससे अनएक्सपेक्टेड कुछ बातें करने लगते हैं कि देख फलाने का बच्चा, तेरी मौसी का लड़का, तेरे चाचा का लड़का पढ़ने में कितना तेज है, तू कितना बुद्धू है। बार बार इसके ऊपर भी बहुत वीडियो बनने लगे हैं, लोग समझा रहे हैं कि इस बात की चर्चा बच्चे से बिल्कुल ना करें। हर बच्चे का अपना एक चरित्र है, अपना एक टैलेंट है, हर एक के अंदर अपनी अकूत क्षमताएं हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति मैथमेटिक्स में नंबर लाए, हर व्यक्ति अंग्रेजी में नंबर लाए, जरूरी नहीं है। परंतु जब आप तुलनात्मक करने लगते हैं कि उसके बच्चे और तेरे में, उसके बच्चे और तेरे में, और रोजाना के ताने मारने लगते हैं, तो क्या होता है, बच्चा जब बहुत डिप्रेशन में आ जाता है तो उसके मन में हो सकता है कि वो आत्महत्या का एक विचार उसके अंदर में आ जाए। देखिए, आत्महत्या के बारे में बहुत सीधी सी थ्योरी है कि आत्महत्या क्या है? अप्राकृतिक मौत, अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ है आत्महत्या। और अननेचुरल डेथ क्या है? जब व्यक्ति के खुद के मन में, यह अपराध दूसरा नहीं कर रहा है, व्यक्ति के खुद के मन में। परंतु मैं साफ तौर से कह रहा हूं कि व्यक्ति के मन में जो आत्महत्या करने का विचार आ रहा है, वो समाज की कुरीतियों की वजह से, चारों तरफ की जो प्रवृत्ति समाज की बन गई है, उसका भी बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा 1% 2% का करीब कैरियर की बर्बादी को लेकर भी लोग वाग हैं कि किसी ने सोचा था कि मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और उन्होंने रोजाना का ये भजन बना लिया कि तो डॉक्टर ही बनेगा, और बच्चों को मालूम है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, और परिवार ने प्रेशर देना शुरू कर दिया। बहुत उदाहरण है। बच्चे को अपनी इच्छा से आगे बढ़ने पड़े। जो हो सकता है बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो बच्चा क्रिकेट खेले, हो सकता है कि कुदरती उसकी कौनी में ऐसा कोण बनता हो, उसकी मांसपेशियां ऐसी हो क्योंकि हर बल्ले पे वो छक्का मारता हो। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर बल्ले पे छक्का मार ले। एक उदाहरण भी दिया करते हैं कि मछली को आप पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखा सकते और बंदर को पानी में रहना नहीं सिखा सकते। तो ये हर व्यक्ति की अलग अलग टैलेंट है, हर चीज़ की अलग टैलेंट है। इस प्रकार बच्चों का भी हर एक का अलग अलग टैलेंट है। एक साहित्यकार होता है, ना जाने कितने साहित्यकार हैं जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली किंतु बहुत बड़े साहित्यकार बने। तो हमें कोशिश करें, बच्चे को बताएं, समझाएं कि पढ़ना अच्छी बात है, पर अगर कुछ नहीं हो पाया तो अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अब इसके उपचार देखें। देखिए, ये तो मैंने कारण छोटी सी बात बताई, इसमें एक चीज़ और भी बता दूं कि जो मर्दों के मुकाबले औरतों की आत्महत्या आधी है। इसमें सीधी सी बात निकल के आती है इसके पीछे कि कर्जे की जितनी भी मौतें हैं वो मर्दों को ही सबसे पहले, मर्द उसको फेस करते हैं, कर्जे के कारणों को। इसलिए हो सकता है कि उनके अंदर आत्महत्या करने की बात उठती हो। और इसी प्रकार से देखा गया है कि शहरों में ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम है आत्महत्या की बात है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में केवल किसान के कर्जे के मामले आते हैं। किसानों का मौत बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये 3 मौतें, करीब 30 लोग प्रतिदिन के हिसाब से विगत वर्ष आत्महत्या की है। छात्रों ने, दूसरे नंबर पर व्यापारियों ने, तो किसानों ने। ये 3 वर्ग ऐसे हैं जिनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा है जिन्होंने आत्महत्या में किया है। तो इन 3 वर्गों को फोकस सरकार को जरूर करना चाहिए। इसमें से 2 वर्गों की आत्महत्या पूर्णतया आर्थिक आधार पर होती आ रही हैं, उनको रोकना पड़ेगा। अब बच्चों में हमें क्या करना है? बच्चों में हम शेयर करना सिखाएं। एक्चुअली ये वीडियो अलग से इसका बन सकता है बच्चों का। शेयर करने की भावना, हम परिवारों में हमने क्या देखा, अक्सर देखा है कि बच्चा कुछ सामान खरीद कर लाया, चॉकलेट लाया, कोई मिठाई लेके आया, तो क्या होता है कि अपने भाई बहनों से ही छिपाता हुआ ला रहा है। माता पिता भी एंकरेज कर रहे हैं, अरे छिपा ले, पड़ोसी का बच्चा बैठा हुआ है, छिपा ले, मांगने लगेगा। आपको तत्काल में लगता है कि नुकसान की चीज़ है, उसके पास एक ही चॉकलेट है, पड़ोसी का बच्चा बैठा हुआ है। परंतु शेयर करना सिखा दीजिए, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, आगे जाके उसका रिजल्ट मिलने वाला है। उसका रिजल्ट इसलिए नहीं मिलने वाला कि आपने पड़ोसी के बच्चे को चॉकलेट दी
तो वो उसका रिजल्ट देगा, उसका रिजल्ट वो बच्चा स्वयं देगा, उसके मन में शेयर करने की जिसके मन में फीलिंग है, वो आगे जाके समाज के साथ बैठकर समाज की दुविधाओं को, समाज की और बातों को समझने की उसके अंदर क्षमता विकसित हो जाती है। तो बच्चे को हमें शेयर करना सिखाएं और बच्चे को संकुचित भावनाओं से दूर करें। संकुचित भावना क्या है, कई परिवारों में देखा है कि वो प्रिजुडिस हो जाते हैं कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में। अपने अपने मत और आस्था के अनुसार उपासना करने का प्रत्येक को अधिकार है, खूब करें, परंतु बच्चे को सिखाएं कि हमारा उपासना करने का ये तरीका है, परंतु दूसरे के तरीके का उपहास बनाना या निंदा करना हमारे लिए सर्वदा अनुचित है। जब बच्चा बड़ा होगा तो समाज में उसको अपने एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं समझने की। झगड़ों में हमने जितने सीरियल देखे, क्योंकि कहानी की डिमांड होती है कि जब तक कहानी में ट्रेजेडी ना हो तो कहानी पसंद नहीं आती। ठीक है, वो एक कहानी की डिमांड है, ट्रेजेडी हो, परंतु हम लोग जहाँ घरेलू झगड़ों को बहुत ही माइन्यूटली चौड़े लेंस लगा के, बड़े लेंस लगा के चौड़ा करके दिखाते हैं, वहाँ पर उनके समाधान का जरिया भी हम लोगों को दिखाना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ जैसे जैसे रामचरितमानस में बहुत ट्रेजेडी हैं, परंतु हर ट्रेजेडी का उन्होंने एक उचित समाधान समाज के सामने प्रस्तुत किया है। हम समाधान को भी देते हुए चले जाएं। और जो बात मैं कह रहा हूँ उसको मैं पुनः दोहरा रहा हूँ एक बात को, कि युवाओं में, यानी कि हमारा जो टेंडरिंग ब्रेन है, हमारा जो कोमल मस्तिष्क है युवा वर्ग का, वही ज़्यादा उत्प्रेरित होता है इसके लिए। और सर्वे में पाया गया कि 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक की आयु में सर्वाधिक दर है आत्महत्या करने की। एक और बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है, वो तथ्य है कि हमारे यहाँ कुछ राज्य जो अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, मतलब मैं इसको ऐसे नहीं कि हम पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं, पढ़ाई लिखाई में अच्छी हैं, तो वहाँ पर आत्महत्या की दर थोड़ी सी कुछ ज़्यादा है। मान लीजिए मैं लेता हूँ पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, और सबसे कम आत्महत्या की दर है बिहार में। तो इसका क्या रिजल्ट है? इसका रिजल्ट ये नहीं कि हम पढ़ाई के प्रति नेगेटिव हो, रिजल्ट इसका एक चीज़ जो निकल के आती है वो सीधी सी है कि जब पढ़ने लिखने की शुरुआत हो, देखिए जो स्कूल नहीं जा पाया उसके लिए तो एक मजबूरी है, परंतु हम प्रयास करें कि 5वीं कक्षा से ही सामाजिक ज्ञान बच्चों की काउंसलिंग आरंभ कर दें। जो बातें बताई जा रही हैं इन बातों को पाठ्यक्रम में डालें। इसका मैं आगे और भी बताऊंगा कि किस तरीके से डाली जा सकती है। अब मैं आपको संख्या बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा, जो मैंने अभी बातें बताई हैं। व्यापारी वर्ग, विगत वर्ष की बात कर रहा हूँ, संख्या हम लेते हैं, देखते हैं, तो आपको एनालिसिस करने में भी आसानी होगी। और जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, जो समाज सुधार की बात करते हैं, उनको एनालिसिस उनको भी करना चाहिए। व्यापारी 11,716 आत्महत्याएँ थी विगत वर्ष, किसानों की 10,677 और विद्यार्थियों की 12,500। तो जो हमारे समाजशास्त्री हैं, राजनीतिक हैं, वो इनका क्या मायने होते हैं वो मायने निकालने की कोशिश करें। और उन मायनों के परिप्रेक्ष्य में ये बात भी ध्यान में रखें कि निरक्षर 12%, प्राथमिक 16%, मैट्रिक 23% और माध्यमिक, यानी कि फिर मैट्रिक तक परसेंटेज बढ़ा है, परंतु मैट्रिक से ऊपर जाके फिर परसेंटेज कम हुआ है और वहाँ जाके 20% वो रह गया है। अब समाधान के लिए मैं एक बहुत छोटा सा एक जिस्ट सोचता हूँ अपने मन में कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, समाज साज मंत्रालय और एक शिक्षा, ये 4 मंत्रालय मिलकर एक कोर कमेटी बनाई जाए। और जो एनालिसिस है, देखिए शासन के पास रिपोर्टें बहुत बेहतर, हमने शासन से लिए हैं रिपोर्टें, उन्हीं से लिए हैं जो रिपोर्टें अब तक की रिपोर्टें आई हैं तरह तरह की, उन्हीं से कुछ एनालिसिस करके निकाला है। तो इसके कारण, जिन आधारों के कारण अलग अलग वर्गों में किस प्रकार आत्महत्याएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। वो पाठ्यक्रम हो काउंसलिंग का, जो 5वीं क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया जाए, जिस कार्यक्रम में बच्चों के ब्रेन के विकास की बात हो। हम
के अंदर से जो हमारा नैरो माइंडेड की बात हो जाती है, जो हम परिवार में छोटे मोटे झगड़ों की बात हो जाती है, जो फेल पास को लेकर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक फोबिया क्रिएट कर देते हैं कि मेरे बच्चे को क्या बनना है, तो ये सब काउंसलिंग हो। और कम से कम एक तिमाही, देखिए बहुत ज़रूरी है कि 3 महीने में एक बार पेरेंट्स की काउंसलिंग भी की जानी चाहिए कि आप अपने बच्चे की केयरिंग पेरेंटिंग किस प्रकार करेंगे। और छोटे बच्चे में नहीं, ये सिलसिला हाई स्कूल तक चलना चाहिए कि पेरेंट्स को भी साथ में इन्वॉल्व किया जाए। हमारे यहाँ के एनजीओ, हमारे यहाँ के दूसरे ग्रुप उनके साथ बैठें, विचार करें। और सबसे अच्छा तो ये है कि इसको एक फॉर्मल पाठ्यक्रम में ही सम्मिलित कर दिया जाए। और अंत में हमारा उद्देश्य क्या है कि हम कारणों का निदान करके बहुमूल्य जीवन को बचाएं, ये हमारा उद्देश्य है। यही हमारी आज की वार्ता का उद्देश्य है। समाज के विकार हटेंगे तो समाज के विकास होगा, समाज का विकास होगा। विकारों के अवरोध, त्रुटियों के अवरोध हटेंगे तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा और आत्मविश्वास आगे बढ़ेगा, तो आत्महत्याओं की दर और भी कम होगी। और मेरा जैसे लोगों का, और मैं समझता हूँ सभी नागरिकों का, पूरे विश्व की मानवता ये कहती है कि आत्महत्या जैसे ख्यालात दिमाग में ना आए, उन ख्यालात को ना आने देने के लिए हम कोई सामाजिक परिवर्तन करने का प्रयास शुरू करें। धन्यवाद।